as well. And let's start with the today's lecture. तो पहले जो क्लासेस रही है हमने उन क्लासेस के अंदर उन लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारे ग्रह जो है कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। शनि, राहु और केतु, ये तीन ग्रह अपने बचते हैं। इन तीन ग्रहों के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रह है ना, शनि, राहु, केतु, इन्होंने ही सारे, एक तो मैक्सिमम occultists, any sort of people who are into this particular field of study, astrology and all that, इन लोगों को क्या है कि रोजी रोटी दे रखी है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। बिना राहु केतु शनि मंगल, इन ग्रहों के, स्पेसिफिकली राहु केतु एंड शनि, इनके बिना आई डोंट थिंक कि एस्ट्रोलॉजी की जो रिसर्चेस है वो कंप्लीट। ऑनगोइंग रिसर्चेस और ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी रिसर्च टॉपिक्स होते हैं विच कम अंडर दिस पर्टिकुलर प्लैनेट विच इज शनि। सो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाता है अपने आप में ही। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल्सो द कर्म कारक। दिस इज द ग्रह विच इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कर्म। वॉट एवर कर्म डू यू डू, जो भी आप करते हो, वो सारे कर्मों को शनि जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आज हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, उनको भी अपन क्लियर करेंगे। शनि के बेसिक जो तत्व है, जो गुण है, उनको भी हम आज समझेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें शायद शनि के बारे में पता नहीं है या फिर बहुत कंफ्यूजन रहता है, उसको ट्राई टू क्लियर। ठीक है, so let's start off with the lecture. We'll start off with what exactly शनि is all about. शनि है क्या? जब आप इस ग्रह के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको शनि का जो नाम है, हम लोग कॉमनली वी कॉल इट शनि, बट शनि का जो असल में नाम है वो है शनैश्चर। शनै का मतलब क्या है? समथिंग विच इज वेरी स्लो। शनै शनै, ठीक है, बहुत स्लो। और चर मतलब स्पीड या फिर मूवमेंट। तो समथिंग विच मूव्स वेरी स्लो is called Shanishchara, and that is why we called Saturn as Shanishchara, because it moves very slow. It is the slowest among all of the grahas. It takes near about 2.5 years, 2.5 years to orbit or revolve around Sun, one particular revolution. Okay, तो बहुत लंबे समय तक शनि क्या है कि एक ईयर कंप्लीट करता है। एक ईयर का मतलब क्या हुआ? एक अर्थ ईयर कंप्लीट जब हम मानते हैं ना, पूरा रोटेशन जो है, रिवॉल्यूशन है अराउंड सन, वो बहुत लंबा समय लेता है अर्थ ईयर्स के अकॉर्डिंगली, 2.5 years टू बी वेरी प्रिसाइज। ओके, नियर अबाउट दैट। तो इसीलिए इसको शनैश्चर, सबसे पहले तो इसी नाम से ही इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि ये ग्रह ऐसा है जो बहुत स्लो है, सबसे स्लो है इनफैक्ट। तो जब सबसे स्लो है तो रिजल्ट्स भी सबसे स्लो ही देगा। रिजल्ट सबसे स्लो देगा तो ऑब्वियसली किसी कर्म को जब आप बहुत लंबे समय तक करते रहते हो, उस कर्म के अंदर परफेक्शन आता है। उस कर्म के अंदर आपको एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म चीजें जो भी देखी जाती है वो सब कुछ आप शनि से देखते हो। शनि का एक बेसिक सिग्निफिकेशन ये भी है कि इट इज द कर्माध्यक्ष। कर्म का जो अध्यक्ष है ना, वो शनि है। आपके कर्मों का निर्धारण जो है इस लाइफ के अंदर, इसमें बहुत मदद करता है शनि आपकी कुंडली में। जितने भी कर्म आप करते हो, वॉट एवर कर्म, वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ कर्म, तो ये सारा जो एक अम्ब्रेला है कर्म का, ये सब कुछ शनि के अंदर आता है। और क्योंकि हमारे कर्म पेंडिंग रह जाते हैं, इसीलिए हम बर्थ भी लेते हैं। सो इन कर्म की वजह से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तो कहीं ना कहीं पे शनि प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग यू टू दिस प्लैनेट अर्थ, इन गिविंग बर्थ।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कर्म के आप इधर आते ही क्यों? तो इसलिए शनि की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हमने अवतारों के बारे में पढ़ा था, जब हमने अवतार जो है इनमें डिस्कस किया था, हमने क्या डिस्कस किया था? दैट शनि इज एसोसिएटेड विद विच अवतार? इट इज एसोसिएटेड विद कूर्म अवतार, द टॉर्टोइज। अब कूर्म अवतार की जो सिग्निफिकेशन है, जो सिग्निफिकेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें निकली थी उस समुद्र से, राइट? उस समुद्र से देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनमें से जो भी चीजें निकली, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे बोला जाता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टफ, वो थे अमृत। अमृत का निकल जाना क्रिएटेड काइंड ऑफ अ chaos among the देव एंड द असुरस। और इस अमृत की वजह से ही जो स्वर भानु नाम का असुर है, वो वो आते हैं देवताओं के साथ में। और फिर जो स्टोरी है, इट ऑल बिगिंस, एंड दैट इज हाउ राहु एंड केतु आर फॉर्म्ड। राहु केतु का कर्म से एसोसिएशन बहुत ज्यादा है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि एक तो कूर्म अवतार की वजह से ही जो सारा कुछ हुआ, जो समुद्र मंथन हुआ, इसी की स्टोरी के थ्रू ही राहु केतु का जन्म हुआ। दूसरा ये है कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह एक तरीके से शनि के ना, आप मान सकते हो, असिस्टेंट्स हैं। क्यों असिस्टेंट्स हैं? राहु है माया और केतु है मोक्ष। माया की वजह से ही हम जन्म लेते हैं, और मोक्ष की वजह से ही हम जन्म से मुक्ति पाते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्ति पाते हैं। तो दोनों ही ग्रह कर्म के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं, और हमको ऐसे बांध के रखते हैं कि शनि, राहु और केतु ये तीनों एक, सब लोगों से एक दूसरे से अटैच्ड है, कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है। तो ये शनि राहु केतु का कनेक्शन है, और ये कूर्म अवतार का कनेक्शन है। तो एक ग्रह, आप देखो कैसे दो और जो छाया ग्रह है उनको इफेक्ट करता है। Now, every particular graha is somewhere down the line related with Shani. The reason being, every graha has a karma to do. कोई ना कोई कर्म तो है ही ना करने को ग्रह के पास में। तो सारे जो भी कर्म है वो सब कुछ शनि के अंडर में आते हैं, और शनि के अंडर में जब आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द प्लैनेट्स, राइट? शनि के साथ में एक चीज बहुत कॉमन है। इट इज नॉट हार्ड वर्क। I don't believe that Shani represents hard work. Shani represents consistent efforts. Shani represents perseverant efforts. लगातार किसी कर्म को करते जाना, दिस इज वॉट शनि इज ऑल अबाउट। क्योंकि एक कर्म जो भी कर रहे हो आप शनि से रिलेटेड, इट विल टेक टाइम, इट डज टेक टाइम, बिकॉज शनि अपने आप में ही बहुत स्लो है। सोलर सिस्टम के अंदर ही वो बहुत स्लो है, तो वो रिजल्ट्स भी बहुत स्लो देगा, अच्छे या बुरे दोनों। एकदम से कोई भी चीज को कर देना, किसी भी कर्म को पास कर देना, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ अ मैनेजर शनि इज ऑल अबाउट। शनि लाइक्स टू डू थिंग्स वेरी स्लो इन इट्स ओन पेस। नाउ, one thing which is very important, which comes into picture, is Shani is generally regarded as a planet which is pretty much a graha which supports creation। क्रिएशन को कैसे सपोर्ट कर रहा है शनि? ये तो हमने सूर्य के बारे में भी पढ़ा था ना। जब समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें क्रिएट हुई थी। उन सब की जो नींव रखी गई थी, वो नींव था मंडार पर्वत। और उस मंडार पर्वत की जो सपोर्ट सिस्टम था, वो थे कूर्म अवतार, विच वाज शनि, द कर्म। हर एक चीज का जो रूट है ना,
वो है शनि। इसीलिए जो जन्म है, जीवन है, उसकी उत्पत्ति का रूट भी इन अ मैनर कैन बी एसोसिएटेड विद सैटर्न। हमारे सारे कर्मों का जो भी बर्डन है, जितने भी ओवरऑल ओवरऑल क्या बोलते हैं कि वर्ल्डली लेवल पे भी जो भी कर्म है, इन सब का जो लेखा जोखा है, जो बैलेंस शीट है, ये सब कुछ ना शनि लेके चलता है। ही हैज टू मैनेज ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ अ बर्डन। इसीलिए शनि को बोला जाता है इट इज ऑल्सो द न्यायाधीश। आपके कर्मों का जितना भी बैलेंस शीट है, उसको बैलेंस करने का काम है शनि के पास में। अच्छे कर्म है तो उनके अच्छे रिजल्ट्स, बुरे कर्म है तो बुरे रिजल्ट्स, ये सब कुछ शनि देते हैं। Anything which you see in this world, anything which you see in this universe, moving very slow, taking certain amount of time to perfect it, taking certain amount of time to give an output, taking a lot of perseverance and a lot of efforts, can be related with Shani. You see the scope of Shani. It is such a huge kind of a scope which encompasses everything, almost everything. इसीलिए जो सैटर्न की रिंग्स है, सैटर्न हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ रिंग्स आउटसाइड इट। जब आप सोलर सिस्टम के अंदर सैटर्न को देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट इट हैज रिंग्स। ये रिंग्स जो है ना, ये क्या बताती है? शनि के द्वारा दिए गए बंधनों को, कर्म के बंधन। कोई भी कर्म अगर आप लेके आते हो ना, तो वो एक तरीके से बंधन ही है। एंड इफ इट इज अ बंधन, and if it is a bandhan, then what happens is, just wait a minute. Yeah, sorry to interrupt. There is a lot of construction work going on recently. Anyways, so yes, तो कर्म के बंधनों की बात कर रहे थे हम, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट जो रिंग्स है सैटर्न की। वो रिंग्स क्या करती है? वो रिप्रेजेंट करती है इस कर्म के बंधन को। जो भी लाइफ के अंदर आप कर्म लेके आए हो ना, वो कर्म को करना अपने आप में एक बंधन है। इट इज अ ड्यूटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ। So when these kind of stuff happens, it all is related to karma and ultimately to Shani. जो हमारे कर्म है, उनके जो नियम है कि किस तरीके से आप कोई कर्म को करोगे, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच यू विल टेक इन लाइफ, कि इस कर्म को ऐसे करना है, फिर इसके बाद ये कर्म करना है, फिर इसके बाद कुछ और सर्टेन अमाउंट ऑफ कर्म करने हैं। ये सारा सीक्वेंस जो है ना, दिस इज ऑल्सो मैनेज्ड बाय प्लैनेट शनि। अब देखो कितना सारा लोड है शनि के पास में, द अमाउंट ऑफ वर्कलोड इट हैज टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैनेज करना तो करना, उसका आउटपुट देना भी विद इक्वल सॉर्ट ऑफ लाइक अनबायस्ड अप्रोच, ये भी शनि के अंडर में है। जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी किसी ग्रह के ऊपर, तो क्या वो ग्रह इमोशंस, मॉडर्निटी, इन सब चीजों के बारे में सोच पाएगा? जब इतनी सारी आपको कोई वर्कलोड दे देगा ऑफिस के अंदर, तो आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आउट ऑफ दिस ऑल आप लोग क्या कर सकते हो। यू वोंट बी डूइंग मच क्रिएटिव स्टफ, यू वोंट बी एबल टू डू डील अबाउट द इमोशंस एंड ऑल दैट। दैट इज व्हाई शनि इज वेरी ड्राई। इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी ड्राई ग्रह। ड्राई कैसे? क्योंकि इसमें इमोशंस नहीं है। ये ग्रह इमोशंस को इतना फेवर ही नहीं करता है, उसके पास समय ही नहीं है ना।
कोई भी कर्म जब हम करते हैं तो उस को करने में कुछ समय लगता है। जो हमारे जन्म जन्मांतर के बर्थ हैं, ये सारे जो बर्थ हैं इनमें भी वी कॉल इट द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो ये काल जो है उसको पास करते हैं। So that is why Shani is very much responsible for the karma and of course the kala. That is why Shani is called time itself, the kal itself. क्योंकि समय से बढ़ के, काल से बढ़ के, there is nothing. There is nothing above all of this. भगवान शिव की बात हमने की थी, जो भिक्तासन की स्टोरी हमने सुनी थी। तो जब हमने थ्योरी ऑफ कर्म पढ़ा था तो वहां पे भी आपने देखा कि कर्म से तो कोई बंधनों से छूट ही नहीं पाया है, काल से तो कोई बच ही नहीं पाया है। सो यहाँ पे शनि जो है वो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, काल को रिप्रेजेंट करता है, समय को रिप्रेजेंट करता है और आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, और इन एन वेरी अनबायस्ड ओपिनियन, इन एन अनबायस्ड मैनर। शनि को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि आप दुखी हैं या सुखी हैं। अगर आपको वो कर्म करवाना है तो उस कर्म को बस आपको करते जाना है। दैट इज व्हाट शनि वांट्स एंड डिमांड्स इन आवर चार्ट्स। हर चीज को बैलेंस करना, ये भी शनि की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसको बैलेंस करने की जो ट्रेट है, इसी से तो शनि की उच्चता डिसाइड डिसाइड होती है कि शनि जो है वो उच्च का कहाँ होते हैं, एग्जॉल्टेड कहाँ होते हैं। द वे द सैटर्न और द कूर्म अवतार बैलेंस्ड द ओवरऑल tussle between the dev and the asura. So this is all what Saturn represents. I hope you guys are not getting disturbed with the background noise a little bit. थोड़ा सा भी चल रहा है काम और बहुत ही पास में ही चल रहा है काम. That's why I'll just take a break ना. बीच बीच में मैं जैसे जैसे होता रहेगा तो I'll just take a break ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. So we are talking about Shani, and Shani is trying to teach us a little bit of patience, right? So yes, and this happens quite a lot when you try to talk about any graha. The grahas will show their significations in your life. कुछ भी किसी भी ग्रह का अगर आप 20-50 बार नाम भी लेना शुरू करोगे ना, so this is going to happen. So anyways, the balance of opposites is what we were talking about. कूर्म अवतार ने देव और असुर इन दोनों को ही, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फोर्सेस, इन दोनों को बैलेंस करके it churned out the ocean to overall work towards the benefit of humanity. क्योंकि उसमें से कामधेनु गाय और विष, ये सब चीजें भी तो निकली थी. So that is why I said Saturn is very much responsible and it's very much important ग्रह in a chart. शनि कर्म को दिखाता है तो एक चीज तो पक्की है, एक चीज तो कंफर्म्ड है कि जिस भी भाव के अंदर आपका शनि बैठता है, जिस भी भाव के अंदर शनि का इन्फ्लुएंस आता है, उस भाव से रिलेटेड कर्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं. इट गेट्स रियली इंपॉर्टेंट टू डू द कर्म रिलेटेड टू शनि एंड वेयर इट एस्पेक्ट्स और वेयर इट इन्फ्लुएंसेस. शनि के बारे में एक चीज और बोली गई है, वो है काल पुरुष का दुख, द सॉरो. अब डायरेक्टली शनि भले ही सॉरो दे ना दे, इट डिपेंड्स ऑन चार्ट टू चार्ट बेसिस, बट शनि क्या है ना कि आपसे इतने लंबे समय तक कोई कर्म को करवाते हैं कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वी सर्टेनली फील सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉरोज, because other people when we see they get things very easily as compared to a shani dominated person. So
ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत इंसान होने के नाते ही दुख हो जाता है. शनि गेट्स debilitated in the Rashi Aries or the first house it feels uncomfortable in, because it is a graha which is meant to do constant perseverant work, and it has to have a very dedicated kind of an approach, because it has to have a particular set of rules to follow. तो यहाँ पे अगर उसको पहले भाव में अगर हम बिठा देते हैं, तो होता क्या है कि उसको खुद के डिसीजंस खुद लेने पड़ जाते हैं. खुद के डिसीजंस, जब निर्णय आप खुद के खुद लेने लग जाते हो, या फिर उसको शनि को बोल दिया जाता है कि भाई आपको अपने निर्णय खुद लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय, क्योंकि फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट हाउस इज द थ्रोन, उधर से ही सारी कुंडली रेगुलेट होती है. तो वहां पे अगर आप बिठा देते हो, एरीज साइन के अंदर आप अगर बिठा देते हो, व्हाट हैपेंस इज सैटर्न फील्स लेस कॉन्फिडेंट. उसको लगता है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं उठा लूंगा, बट इसके नियम कायदे भी मुझे ही सेट करने हैं. दिस इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, बट शनि डज इट इन अ गुड मैनर. ओवर द टाइम पीरियड यू विल सी द debilitated Saturn is actually a very good Saturn. वन मोर थिंग इज, क्योंकि एरीज राशि अपने आप में बहुत इंपल्सिव एक्शन की राशि है, कि सोचा और उसको कर दिया. सो शनि का ये तो नेचर बिल्कुल भी नहीं है. सोचा और उसको कर दिया इज नॉट व्हाट शनि इज. इट हैज टू प्लान अकॉर्डिंगली, इट हैज टू वर्क इट्स वे थ्रू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो एकदम से कोई चीज नहीं कर सकता शनि. तो वो राशि डिमांड करती है कि जल्दी करो जल्दी करो. शनि जो है वो कहते हैं ये तो मेरा पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो हाउ विल आई बी एबल टू डू दैट. दैट इज व्हाई शनि गेट्स little bit uncomfortable when it comes to Aries Rashi or the first house. Whereas in the seventh house or the Libra sign, Shani gets exalted, or it gets very comfortable. It feels very comfortable. सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जहां पे जनमानस, दूसरे लोगों के बारे में ज्यादा सोचा जाता है, जहां पे सरेंडर किया जाता है. आपको झुकना पड़ता है, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज नॉट ऑल बटरफ्लाइज एंड रेनबोज. सो ये जो सप्तम भाव है ना, यहाँ पे शनि, which is the house of business, which is the house of contracts, it is the house of any sort of social contract like marriage. So certainly यहाँ पे शनि को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे शनि को पता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है, मुझे सैक्रिफाइसेस करने हैं. तो ऑब्वियसली शनि विल बी वेरी हैप्पी इन दिस पर्टिकुलर एरिया. दैट इज व्हाई Saturn gets exalted in the sign of Libra, the sign of balance. When you see the sign Libra, आपको तराजू मिलेगा. एक स्केल होता है ना, स्केल, वो मिलेगा आपको. तो वो बैलेंस बनाने की राशि है. बैलेंस तो शनि से बेहतर कौन जान सकता है, द देव एंड द असुर एस्पेक्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. शनि इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट मैनर. तो वो बैलेंस बनाता है. अब शनि के तीन जो एस्पेक्ट्स है, इनके बारे में हम बात करेंगे. इनको समझना बहुत जरूरी है. Saturn, Jupiter and Mangal, these three outer grahas have two special aspects and one normal aspect. आप इस चीज पे कभी गौर करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा. ये जो तीनों आउटर ग्रह है ना, इन तीनों को ही स्पेशल एस्पेक्ट मिले हैं. बाकी इनर ग्रहस को किसी को नहीं मिले. इनर आउटर मतलब अर्थ के बाहर और अर्थ के अंदर, राइट. एक अर्थ के बाद में जो ग्रह आते हैं, सूर्य तक जाते हैं हम, तो शुक्र, बुध, ये जो है ग्रह, इनको इतना वो नहीं मिली है, क्या बोलते हैं, स्पेशल पावर्स. बट इनको जो ग्रह है, मंगल, शनि और बृहस्पति, इनके पास में दो स्पेशल एस्पेक्ट्स भी हैं. शनि के दो स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं. एक अपने भाव से शनि देखते हैं तीसरे भाव में, अपने हाउस से थर्ड में, विच वी कॉल एज द थर्ड एस्पेक्ट. और एक जो स्पेशल एस्पेक्ट है वो है शनि अपने ही भाव से दशम भाव, which we call as the 10th aspect of Saturn, उसको देखते हैं. और एक नेचुरल एस्पेक्ट तो है ही सही, which is the 7th house, 7th aspect of Saturn. Now तीसरे भाव का जो रिलेशन है ना शनि से, ये बहुत काइंड ऑफ
ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है when we try to predict. I think most of the people are very much confused about it as well कि थर्ड एस्पेक्ट क्या कर रहा है। दशम भाव तो हम जानते हैं कर्म का है एंड ऑल दैट। तीसरा भाव जो है ना वो है पराक्रम का। आप अपने कर्म में पराक्रम लाते हो ना। अब पराक्रम लाने से होगा क्या? जब आप अपने कर्म के अंदर थोड़ी विल पावर लाओगे, थोड़ा कुछ न्यूनेस लाओगे, कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशंस लाओगे, तो आपको जरूरत होती है a little bit of continuous efforts and of course जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपको ना अल्टीमेटली इन कांस्टेंट कर्म की वजह से स्किल डेवलप करवाता है। तो कोई भी स्किल को डेवलप करने के लिए इनिशियल स्ट्रगल्स आपको फेस करने ही पड़ते हैं एंड दैट इज व्हाट द सैटर्न्स थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट। जहां पे भी सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आएगा उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपको स्किल्स डेवलप करवाई जाएंगी शनि द्वारा इस लाइफ के अंदर। शनि शनि स्लोली स्लोली आपको ना एक के बाद एक करके कुछ नया कुछ नया कुछ नया करते हुए स्किल्स डेवलप करवाई जाएंगी। दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर ऑफ शनि's थर्ड एस्पेक्ट एंड इट डज वर्क। इट डज वर्क अ लॉट everywhere in the chart wherever Saturn is aspecting with its third aspect. ये जो थर्ड एस्पेक्ट है यही एस्पेक्ट है जो आपसे सही मायनों में मेहनत करवाता है। जिस भी भाव में शनि का तीसरा जो एस्पेक्ट है यानी जो तीसरे भाव की तीसरी दृष्टि जो है वो पड़ गई तो उस भाव से रिलेटेड आपको लाइफ टाइम एफर्ट्स लगाने हैं। ये बात आपको कंफर्म समझ जानी चाहिए। जितनी जल्दी आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करोगे, उतना ही बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बिकॉज अल्टीमेटली शनि वांट्स यू टू develop your skills and willpower. This is what Saturn does. Now, coming about the second special aspect of Saturn, which is the 10th aspect. ये एस्पेक्ट थोड़ा सा सिंपल है कंपैरेटिवली। क्यों है सिंपल? देखो दशम भाव जो है ना जनरली इट इज कॉल्ड एज समथिंग विच इज आवर कर्म। डे टू डे जो भी आप कर्म कर रहे हो ये आपके दशम भाव से देखने को मिलते हैं। अब दशम भाव से अगर आपको कर्म देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ये भी है कि जो कर्म कारक है उससे दशम भाव क्या होगा वो आपके करियर के लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा अपने आप ही बिकॉज द नेचुरल कारक ऑफ अ कर्म इज शनि। अब शनि के केस में क्या होता है कि शनि अपने दशम एस्पेक्ट से, दशम जो भाव का एस्पेक्ट है ना उससे क्या करते हैं, आपको देते हैं आउटपुट्स। जो भी भाव में शनि बैठे होंगे जिस भी भाव के अंदर उस भाव से रिलेटेड अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको रिजल्ट्स अपने जो सैटर्न है उसके दशम भाव उसके 10th एस्पेक्ट के अंदर पॉजिटिव मिलेंगे उस पर्टिकुलर भाव के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न इज सिटिंग इन द 4th हाउस। सो 4th हाउस से रिलेटेड अगर आप जो भी कर्म करोगे अच्छे या बुरे, अच्छे करोगे तो आपको फर्स्ट हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब क्या है कि आपको अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ, इनमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं पे अगर आप कुछ ऐसे कर्म करते हो जो कि शनि की दृष्टि में अच्छे नहीं है या फिर नेचुरली ही वो गलत कर्म है तो आपको दशम एस्पेक्ट से शनि जो है वो पनिश भी करेंगे बिकॉज इट इज द न्यायाधीश, इट हैज टू डू जस्टिस। तो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डाल सकता है, आपके ओवरऑल ब्रेन एरिया पे, हेड एरिया पे ये इफेक्ट डाल सकता है। इस तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं। In simple terms, Shani's 10th aspect is nothing short of the outcomes of the house where Shani sits in. जहां पे शनि बैठेगा उसके आउटकम्स को अगर आपको देखना है कि आपको कैसे परिणाम मिलेंगे तो वो मिलते हैं आपको अपने दशम भाव से, शनि से दशम भाव से, शनि के दशम एस्पेक्ट पे। इसीलिए क्योंकि अष्टम भाव जो है वो भाव है ज्योतिष का, इन सब तरीके के गूढ़ रहस्यों का।
तो अगर आप इस अष्टम भाव के साथ खिलवाड़ करते हो, इसका मिसयूज करते हो टू मेक पीपल feel fearful for no reason at all, for to make people very much concerned about things which really don't much matter much, उनको डराना धमकाना, उनसे पैसे इस तरीके से निकलवाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी रॉन्ग, राइट? सो ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब चीजों के अंदर आपको शनि जो है दशम एस्पेक्ट यानी कि पंचम भाव के अंदर रिजल्ट्स देते हैं। सो अगर आप कुछ खराब कर्म करोगे तो पंचम भाव यानी सबसे पहले तो आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो खराब हो जाएगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ब्रेन फॉग क्रिएट होने लग जाएगा। सेकंड इज द फ्यूचर, फिफ्थ हाउस इज द फ्यूचर। सो फिफ्थ हाउस के अंदर क्या होगा कि आपका जो प्रोजेनी है उस पे इफेक्ट दिखेगा, और साथ में एनीथिंग विच यू आर अटैच टू, एनीथिंग विच यू लव, एनीबडी विच यू लव, दिस सैटर्न will try to imbalance all of this if you do the activities which are not really good for general public related to the अष्टम भाव, डराना धमकाना और ये सब चीजें। ओके, सो शनि का अष्टम में क्यों इतना इफेक्ट है? बिकॉज शनि इज द कारक फॉर अष्टम भाव, अष्टम भाव का कारक ग्रह है शनि। इस चीज से एक और बात समझ में आती है कि अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का हाउस भी है, बहुत डीप रिसर्चेस जो होती है, कोई भी प्रकार की रिसर्च, बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स एंड इट टेक्स लाइक परसिवरेंट एफर्ट्स, बहुत स्लोली ही रिसर्च काम करती है। तो इसलिए शनि जो है वो अष्टम से भी रिलेटेड है इन अ मैनर कि इट इज द कारक फॉर दिस भाव। कोई भी रिसर्च करेंगे आप तो आप देखेंगे कि शनि का रिलेशन अगर अष्टम भाव से है तो दिस रिसर्च विल टेक अ लॉन्ग टाइम बट इट विल अल्टीमेटली गिव यू गुड रिजल्ट्स। सो जहां पे भी शनि बैठेंगे कुछ इस तरीके से ये काम करता है, कुछ इस तरीके से ये कर्म करते हैं। शनि के साथ में कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं विच वी कॉल एज द ढैया एंड द साढ़े साती। अब ढैया साढ़े साती की जो कैलकुलेशन है इट इज ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है, वो एक ग्रह जो आपका नेटल चंद्र है उससे अगर आप एक भाव पीछे उसके सिमिलर भाव और एक भाव आगे लेते हो तो वो साढ़े साती का एस्पेक्ट, साढ़े साती होती है। 7.5 साल तक शनि गोचर करते हैं आपके चंद्रमा के आसपास, 1 हाउस बिफोर 1 हाउस आफ्टर। जस्ट अ मिनट गाइस। यस कल्पना, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, क्योंकि मैं खुद ही भूल गया था सप्तम एस्पेक्ट, राइट? सो सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, वील टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न क्या करता है? क्योंकि वो डिजायर है तो कहीं ना कहीं पे एक ना बैलेंस क्रिएट करने की डिजायर ये क्रिएट करता है शनि अपने से सप्तम भाव के अंदर कि यहाँ पे ना चीजों को बैलेंस रखना है आपको, यहाँ पे आपको ना कम ना ज्यादा, कोई भी चीज है, कोई भी सिग्निफिकेशन है उसकी, तो उसमें आपको ना तो ज्यादा जो एक खुशी में खुश होना है और दुख में दुख होना है, दुखी होना है, इस तरीके का एस्पेक्ट मान के चलता है। एक जो क्वालिटी है सैटर्न के सप्तम एस्पेक्ट की वो है इट इज द एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जहां पे भी सैटर्न का सप्तम एस्पेक्ट आ जाएगा ना, उस भाव से प्रति आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी. इट विल टेस्ट यू, इट इज गोइंग टू टेस्ट यू. क्यों? क्योंकि वो मांगेगा बहुत सारे ऐसे कर्म जहां पे आपको ना बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, जहां पे आपको बहुत पेशेंस दिखानी पड़ेगी, जहां पे आपको धर्म परायण होना पड़ेगा. अब इट कैन बी एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि ये पेशेंस वगैरह देखता है तो आप, पेशेंस का मतलब ये भी हो सकता है दैट यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, sacrifice the relationship itself at times, but it will take a lot of time to sacrifice it. शनि का सप्तम एस्पेक्ट जो है वो मेजरली इट इज द टेस्ट ऑफ पेशेंस, इट इज द टेस्ट ऑफ योर रेजिलियंस. इसीलिए जो सेवेंथ एस्पेक्ट है सैटर्न का, जिस भी भाव में पड़ जाता है वो भाव इतना रेजिलियंट हो जाता है, वो इतना हार्ड को स्ट्रांग हो जाएगा ना, कि उस भाव से रिलेटेड आपको ना समस्याएं लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में आनी ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो समस्या लगेगी ही नहीं. वो इतना रिस्पॉन्सिबल बना देता है आपको उस भाव से रिलेटेड जहां पे उस शनि का सप्तम एस्पेक्ट आ जाए, सप्तम सप्तम दृष्टि आ जाए. ओके, सो दिस इज अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ सैटर्न, राइट? नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द साढ़े साती पार्ट. आई विल रिपीट अगेन, साढ़े साती के अंदर क्या होता है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. ढैया इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. साढ़े साती इज काइंड ऑफ लाइक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ फियरफुल नेचर, क्योंकि ऐसा बना दिया गया है. क्या होता है कि आपका जो चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है ना, कुंडली के अंदर, तो कुंडली में जब शनि गोचर करता है, अलग अलग राशि से गोचर करता है, तो अभी जैसे सैटर्न इज ट्रांजिटिंग थ्रू द साइन ऑफ पाइसिस, तो पाइसिस के अंदर क्या होता है ना, कि अब आप देखोगे कि जिनका भी चंद्र एरीज राशि के अंदर या फिर पाइसिस राशि में या फिर एक्वेरियस राशि के अंदर है, तो इन लोगों की ना साढ़े साती चल रही है. क्यों चल रही है? क्योंकि एक साइन के अंदर शनि टेक्स 2.5 years. One sign, in one sign, Shani takes 2.5 years. So overall, 12 राशियों के अंदर वो टोटल कितने ईयर्स लेगा? इट विल टेक 30 years ओवरऑल. और जब वो 30 साल लेगा एक रिवॉल्यूशन अराउंड सन करने के, और साथ में एक राशि के अंदर 2.5 साल लेगा, तो 3 राशियों के साथ में, क्योंकि चंद्र से एक पिछली राशि इंपॉर्टेंट होती है, चंद्र वाली राशि इंपॉर्टेंट होती है, और चंद्र से एक आगे वाली राशि इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती है. उसमें बैठे ग्रह आपके मानसिक संतुलन को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो जब ट्रांजिट्स भी होते हैं, तो शनि का ट्रांजिट इसलिए 3 राशियों के थ्रू, विच इज ढाई ढाई और ढाई, टोटल कितने हुए? 7.5 years. तो वो साढ़े साती कहलाती है. और शनि करते क्या है? शनि जब कहीं भी भाव से गोचर करेंगे, किसी भी भाव में बैठेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो कर्म डिमांड करेंगे. अ लॉट ऑफ कर्म, एक अक्यूमुलेशन ऑफ कर्म कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा. और बिकॉज सैटर्न डज नॉट फेवर इमोशंस मच एंड मून डज, मून इज ऑल अबाउट इमोशंस, तो इन ग्रहों के तत्व मैच नहीं होने के कारण थोड़े बहुत एंजाइटी, परेशानी ऐसा फील हो सकता है to those people who are not that much responsible in life. जहां पे आपने लाइफ की सच्चाई को समझ लिया, that a sorrow is a part of life, then this Saturn साढ़े साती could bring you a lot of tremendous results. इतनी मेहनत कराती है, सब होता है. दिस इज नेचुरल इन द टर्म्स ऑफ साढ़े साती. नेचुरल लॉर्ड है ना 10th हाउस का, तो कर्म तो करवाएगा ही सही. चंद्र के साथ में है तो मानसिक तौर पे भी आपको वो इन्फ्लुएंस करेगा कि हाँ, आपको लगातार कर्म करना है. सो दैट इज वाई व्हाट हैपेंस इज, इस समय पे जो भी साढ़े साती के समय पे लोगों को फील होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि इमोशंस को साइड में रखना पड़ता है और प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में अपनानी पड़ती है. एंड रिगार्डलेस ऑफ ऑल द सॉरोज एंड ऑल दैट, वहां पे आपको कर्म करने पड़ते हैं. सॉरो आते क्यों है, क्या है, कैसे है? जब शनि एक भाव पीछे, यानी कि आपकी जब साढ़े साती शुरू होती है, तो फर्स्ट 2.5 years शनि आपको ना क्या करते हैं, इट विल बम्बार्ड यू विद अ लॉट ऑफ कर्म. अचानक से आपको ना बहुत सारे कर्म जो है वो करने पड़ेंगे, जो भी आपके कर्म संचित हो या जैसे भी.
कर्म आएंगे बहुत सारे, तो कार्मिक स्टफ भी आएगा, वो अपने साथ में लेके आता है। तो पहले जो फर्स्ट फेज है साढ़े साथी, कुछ इस तरीके से ऑन अ जनरल नोट निकलती है। सेकंड साढ़े साथी जो है, जो विच इज कॉल्ड एज द गोचर ऑफ सैटर्न ओवर द नेटल मून, इट्स योर राशि इटसेल्फ। तो उसके अंदर क्या होता है, सारे कर्म आप ऑलरेडी क्या है ना कर चुके होते हो, जो आपको पता है कि दिस इज द सेट ऑफ कर्म विच आई नीड टू डू। अब जब इतना सारा कर्म है, तो उस कर्म को करने के लिए यू वुड नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच सो एज टू फिनिश दैट कर्म ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर नेटल मून, द सेकंड फेज ऑफ साढ़े साथी। तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा लैक ऑफ इमोशंस सैटर्न आपको देते हैं। वो आपको ये सिखाते हैं कि हाँ, अब आपका समय आ गया है टू बी मोर प्रैक्टिकल अबाउट लाइफ, टू बिकम मोर रीजनेबल, टू बिकम मोर रेजिलियंट, मेंटली रेजिलियंट। तो ये सेकेंड फेज ऑफ साढ़े साथी होती है। थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी इज समवेयर वेयर शनि इज मूविंग अवे फ्रॉम चंद्र, योर माइंड। तो आपको बहुत सारे चीजों में ना लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, लॉसेस ऑन थिंग्स विच डोंट रियली मैटर इन योर लाइफ, जो आपके कर्म में नहीं लिखा है। हो सकता है बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस माइट एंड ड्यूरिंग द सेकंड एंड द थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप खुद ही दूरी बना लोगे ड्यूरिंग द सेकंड एंड द थर्ड फेज। सेकंड फेज इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली मानसिक तौर पे करता है, और थर्ड फेज इसलिए क्योंकि अब वो कर्म जो है वो खत्म होने को जा रहा है। इसके अलावा थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी ऑल्सो बिल्ड्स अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन योर लाइफ, बिकॉज आपने कर्म कर लिया है, आपने मेंटली रेजिलियंट हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच भी आ गई है। तो अल्टीमेटली नाउ इट इज द टाइम वेयर इट गिव्स यू द आउटपुट्स ऑफ योर कर्म। सो दिस इज व्हाट द थर्ड फेज ऑफ साढ़े साथी डज। ये तीन चीजें हैं। अब अगर इस समय पे साढ़े साथी के समय पे ही you behave in a manner which Saturn wants you to, and don't try to act very much over smart, because you cannot overrule the cycle of karma. So automatically Shani will try to resist everything. Otherwise, if in case you compel towards the discipline and the overall perseverant nature of Saturn, it is going to be a good time period. A lot of people, when they go through Sadesati, they experience a lot of spiritual stuff. They experience a lot of yoga, dhyan, and all that. Because Saturn is the time, the kal, your overall lifespan. And your lifespan is calculated in breaths you take. So anything which kind of stabilizes your breaths or is related to breathing, pranayam, मेडिटेशन एंड ऑल, इट स्टेबलाइजेस योर माइंड, योर ब्रेथ। तो इस समय पे सैटर्न जो है वो अपने रिजल्ट्स देते हैं, और आपको इन सब चीजों के बारे में जानने को मिलता है। दिस इज व्हाट ऑल द सैटर्न इज ऑल अबाउट। अब सैटर्न तो यहाँ पे हो गया है, बट नाउ सैटर्न की जो दो चेले हैं, राहु एंड केतु, इनको समझने के लिए ना हमको थोड़ा सा ना उल्टा सोचना पड़ेगा। बिकॉज दीज ग्रहस आर रेट्रोग्रेड इन मोशन, नेचुरली रेट्रोग्रेड। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन here's a surprise for you guys. Surprise is that today is the time where I will take certain amount of surprise test. क्योंकि अब इतना सब कुछ पढ़ चुके हो, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़े बहुत जवाब आ जाने चाहिए अभी तक। तो what I'm going to do is I'm going to ask you guys now, किसी भी एक दो लोगों को या ऐसे वन बाय वन आई विल पिक यू अप। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूं आपसे। वी विल डिस्कस राहु एंड केतु टुमारो। ओके, we'll discuss Rahu and Ketu tomorrow at length. दोनों के ही टेक्निकल सिग्निफिकेशंस भी थोड़े समझाने पड़ेंगे मुझे, तो उनके लिए we will take some time. So yes, the class on शनि is over. अब पहले तो मैं शनि से डाउट लूं, इससे पहले आई विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेस्ट। ओके, सो कोई है जो पहले अपने आप आना चाहता है सामने, जो कि इज यू नो रेडी टू टेक अप द क्वेश्चंस? मैं पूरे कोर्स से कुछ भी क्वेश्चंस पूछूंगा अभी तक जो भी हमने पढ़ा है ना,
उनके बेसिक्स से लेके अभी तक क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, चलो ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट कल्पना फर्स्ट। ओके, यस कल्पना, प्लीज अनम्यूट योर माइक। नमस्ते सर। नमस्ते कल्पना, हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई एम गुड। ओके, ठीक है, तो मैं आपसे कोई क्वेश्चंस पूछ लूं, राइट? जी सर। ओके, ठीक है। क्योंकि शनि के बारे में बात हो रही थी, तो इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट संचित कर्म टू एवरीवन ऑफ अस। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यू एवरीबॉडी है ना, आप एकदम चिल रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मतलब इज्जत पे बात आ रही है कुछ, नो नो, है सर ना कोई। संचित कर्म जो हम पास्ट लाइफ से अपने साथ लेकर के आते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो इसको। सॉरी सर, मैं समझी नहीं किस मैनर में हमने जब एक्सप्लेन क्लास करना। की थी थ्योरी ऑफ कर्म, आपने थ्योरी ऑफ कर्म की क्लास अटेंड की थी? सॉरी, नो सर, सर उस दिन नेटवर्क इंटरप्शन की वजह से वो क्लास मिस हो गया था। कोई नहीं बात सर, सॉरी। नहीं, वही क्वेश्चन आ गया क्यों? सो ओके। शनि जो है वो न्याय करने पे उतर गए हैं लगता है आज। ठीक है, कोई बात। संचित कर्म के बारे में आपने जो बताया, यस पास्ट टाइप से लेके आते हैं, दिस इज समवट ट्रू, बट आई नीड अ लिटिल बिट मोर टेक्निकल आंसर एंड आई थिंक मनमीत वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मनमीत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स। कल्पना, यू कैन म्यूट योरसेल्व्स। Yes, sir. Good evening, sir. Hope you're doing well. Yes, I am. How about you? I'm good. I'm good, sir. Thank you. Okay, yes, Manmeet, please answer this question. What is Sanchit Karma? Sir, Sanchit Karm is the like the complete bank account of the journey our soul has traveled throughout. I mean, Prarabdha is what we bring along to this life, but Sanchit Karm is the total bank account, all that's registered our karm, still all the journey our soul has traveled throughout. कितने भी जन्म हमने लिए हैं, सबको culminate करके all together it's संचित कर्म. Okay, तो संचित कर्म क्या हम इस लाइफ में लेके आते हैं? So some part of it, because Sanchit Karma is properly the bank account and how it's divided into Prarabdha further, that's what we bring along in this lifetime. It could be 10%, 20%, 30%, whatever. Okay, fine enough. So I guess yes, this is a perfect answer. Very good. This is what I expect a little bit. So yes, that's kudos to Manmeet. ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपसे? Sure, sir. Okay, so tell me a little bit about the Vaman avatar of Lord Vishnu. Vaman Avatar. Vaman Avatar, sir, would you please tell me ki Vaman exactly, like English wala, what is Vaman exactly? A small Brahmin. Okay, Small. the small Brahmin wala. Yeah. Sir, small Brahmin, if as much as I'm able to recall, उस टाइम पे उन्होंने जो भी बड़ा रूप लिया उन्होंने, because small, okay, 1 second, I'm trying to recall. राजा बलि से रिलेटेड स्टोरी है उनकी। Yeah, that's what, like I'm able to recall but I'm not able to articulate properly. कोई बात नहीं, Exactly. जितना आपको आ रहा है ना वो बता दो, वैसा क्या। हाँ ठीक है। जी सर, एग्जैक्टली मतलब जब वो बहुत छोटा अवतार लेके आए थे तो nobody was considering something कि that कि वो कुछ है या उनमें कोई पावर्स नहीं, वो तो छोटे अवतार पे ही उन्होंने कुछ बड़ा अवतार धारण किया था एंड देन फर्दर। ठीक है, चलो इसकी स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट मैं जिनसे सवाल पूछूंगा ना, साक्षी चोपड़ा। साक्षी, इफ यू कुड प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी। यस सर, मुझे जितना याद है वामन अवतार में अभी जैसे आपने कहा राजा बलि की स्टोरी है। तो आई गेस उन्होंने ब्राह्मण थे तो शायद से भिक्षा मांगी थी, ऐसा कुछ स्टोरी थी। और 3 कदम ही वो ले पाएंगे ऐसा था, तो उन्होंने 2 कदम में तो जो कहना चाहिए से आसमान है, ये जो ऊपर का हिस्सा है वो उन्होंने ले लिया। और दूसरे कदम में उन्होंने पाताल वाला ले लिया बड़ा होकर के। पर जब तीसरे कदम की बारी आई तो कुछ बचा ही नहीं था, तो अल्टीमेटली जो राजा बलि है उनके सर पे उन्होंने पैर रखा और वहां उनका ईगो भी उन्होंने काइंड ऑफ से ले लिया। ठीक है, और इस वामन अवतार को हम किस ग्रह से रिलेट करते हैं? वी रिलेटेड विद जुपिटर। क्यों करते हैं जुपिटर से रिलेट इसको? सर कहीं ना कहीं
एक तरीके से वो गुरु की तरह से ही आए। उन्होंने काफी चीजें मतलब बहुत शॉर्ट में उनको सिखा भी दी। ऑल्सो गुरु को जब हम संस्कृत के स्पीकर हम उसको बाइफरकेट करेंगे तो दो वर्ड्स आते हैं, गु और रू। तो गु और रू का एक्चुअल में जब हम सेंस लेते हैं तो वो होता है तमस को हरने वाला, यानी कि आपके अंदर की जो डार्कनेस है उसको जो भी हर ले उसको हम गुरु कहते हैं। तो एक तरीके से वामन अवतार जो हुआ, उन्होंने राजा बलि से उनका ईगो, उनका जो अंदर डार्कनेस था जिसकी वजह से उनको ईगो आ रहा था, वो हर लिया। ठीक है, इन अ वे इट इज ट्रू, यस ऑफ कोर्स, बट इसका जो सीधा सीधा आंसर है ना, सच बताएं तो इट इज बिकॉज ऋषि पराशर हैज सेड सो। इसका रीजन हमको नहीं पता है कि ये एग्जैक्टली क्यों लिया गया, अवतारों को एग्जैक्ट उन्हीं के बारे में क्यों बताया गया, बट एनीवेज यस वी कैन इंटरप्रेट इट इन सच अ मैनर कि वो इस तरीके से फंक्शनैलिटी उसकी ऐसी है ग्रह की, तो हम इसको कह सकते हैं। सो दैट्स राइट। ठीक है, नेक्स्ट साक्षी खन्ना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आई विल जस्ट आस्क यू। हाँ जी सर। हेलो, नमस्ते साक्षी, कैसे हो? नमस्ते, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? I'm doing good. So, Sakshi, yes, tell me a little bit about the role of Aditya in karma. हमारे जो कर्म है उनके अंदर आदित्यों का क्या काम है? आदित्य सर, एक सेकेंड, आई नीड टू रिकॉल, मैंने अटेंड किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई एंड रिकॉल। कोई बात नहीं, आप सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब तक आप सोच रहे हो मैं एक क्वेश्चन आई आस्क somebody else. Yes, ठीक है, Malik, you can unmute yourselves. I'll ask you one question. Good morning, Anshuman ji. Good morning, everyone. So basically, Aditya जो होते हैं, they represent. Malik, आपसे ये नहीं पूछा मैंने आदित्य। Okay, sorry. पूछूंगा, दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चलो, आप मुझे बताओ कि जो मंगल का अष्टम एस्पेक्ट है, 8th एस्पेक्ट, वो कैसे काम करता है? It's a fiery energy. It's like cleansing वाली एनर्जी है, जहां पे भी पड़ती है उस हाउस के ऊपर क्लेंजिंग वाले एस्पेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, मंगल का, let's consider Kalpurush Kundli itself. If Mangal is situated in first house itself, it will throw an aspect on 8th house. So it will try to purify all the negative aspects of 8th house. Not negative as in like how we think, all problematic aspects. And उससे हमें सीख सिखाती है कि हम इसको सुधारेंगे तो we can manifest positive things out of that house. It can be attributed to the planets present in that house. It's like a teacher role, I would say. Okay, fine enough. Somewhat true. Apart from that, tell me a little bit more about the role of Surya in immunity. Okay. So सूर्य जो होते हैं, जो सारे चीजों का कारक है, like be it health, wealth, and any other gains that we need in our life. Now coming to immunity, which is forefront of our better health, right? अगर सूर्य अच्छा है तो सूर्य अच्छा होने का मतलब क्या है? You embrace certain amount of discipline in your life. With discipline, your habits are taken care of, and with your habits, which can be like food habits or the way you function, उससे आपकी immunity बढ़ जाती है. Like positive sun can directly be attributed to immunity. क्या है? रोग निरोधक शक्ति है ना? तो essentially proper functioning of sun represents proper immunity. ठीक है, बट इसका साइंटिफिकली आप कैसे बता सकते हो कि इम्यूनिटी जो वो कैसे कर रहा है? सन को रिलेट करो ना आप इम्यूनिटी से। एग्जैक्टली। सो सन, हमारी बॉडी में जो कुछ भी कोलेस्ट्रॉल है, ओके, there is a certain duration of time, maybe doctors over here can correct me if I'm wrong, there's a certain duration of time in the morning, probably early in the morning, like just before 7 o'clock or 8 o'clock, the sun rays have the power to convert the cholesterol into the vitamin D, which is an important aspect to improve your immunity, right?
ठीक है, बट ये चीज हमने क्लास में नहीं पढ़ी थी। अब मैंने जो क्लास में पढ़ा- साइंटिफिकली बोलता आई वेंट दैट वे। अच्छा Okay, नहीं sorry. नहीं, मैंने क्लास में पढ़ा कि सन जो है इम्यूनिटी कैसे देते हैं, कैसे आप रिलेट करते हो सन को इम्यूनिटी से, आप याद कैसे रखोगे कि सूर्य जो है वो इम्यूनिटी का जो है ग्रह है, वो कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर डिजीजेस को किल करने की क्षमता रखता है। दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई आस्क्ड यू। What I recall is probably what I understand or interpret is like the Surya ki kirane, like the rays of sun himself. That way I understand. Correct. So the rays of sun are itself like very much important because it kills the bacteria, right? Yes, yeah. So, Rays of sun. इसको समझने के लिए हमने ऐसे इसको इंटरप्रेट किया। There are a lot of biological processes and I won't deny that. So that's true in some way or the other. But yes, okay. So yeah, that's good. I guess you can recall a lot of things. So this is good. Be attentive as well. थोड़ा Thank सा you. क्या है कि क्या बोलते हैं अभी और रिसर्च इसमें करनी है because I think yes you can do this. Okay. So yes, that's good. Now Sakshi, yes, please unmute yourself. Sakshi Khanna, है ना? अभी आप बताइए आदित्य का रोल क्या है। और अच्छा एक और चीज भाई, कोई भी क्लास में जो जो अभी लीव कर रहा है ना क्लास को, मैं सबके नाम नोट कर रहा हूँ। आई विल आस्क द क्वेश्चंस डायरेक्टली और बहुत डिफिकल्ट वाले अगली क्लास में, ठीक है? चलो साक्षी। The role of Aditya in karma. Aditya मतलब आप सन की ही बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। तो सन तो हमारा डिसाइड करता है जहाँ पे क्या कहते हैं आत्मकारक होता है, जो सोल प्लैनेट आपने बताया था। हाँ जी। Is the sun. तो it puts light on the moral duties of the native, the dharma, justice, social service. So I think उसकी वजह से it affects our karma. It gives the क्या कहते हैं life's purpose जो होता है। नहीं, हमने आदित्य के बारे में कुछ और पढ़ा था बेसिकली क्लास के अंदर, जो पढ़ा था ना। हाँ जी। वो कुछ और पढ़ा था कि आदित्य किस चीज को असाइन करते हैं, आदित्य होते क्या है असल में, सूर्य के जो 12 फॉर्म्स है ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं। चलो ठीक है, इसके अलावा क्या राशि का मीनिंग बताओ, राशि क्या होती है? व्हाट इज अ ज़ोडिएक, व्हाट इज अ राशि? राशि क्या होती है मतलब देखो मैं वही पूछ रहा हूँ जो मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है? और उतना ही टॉरस सारी राशियां जो होती हैं, ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं, व्हिच आर देयर, द कॉन्स्टेलेशंस and the positions of them at the time of a person's birth determines the birth का जो चार्ट होता है, उससे हमें अलग अलग ग्रहों में अलग अलग राशियां होती हैं। एंड राशि का मतलब क्या है, शब्द का मतलब क्या है राशि के? ज़ोडिएक राशि, राशि संस्कृत शब्द की मीनिंग क्या है? वर्ड ऑफ राशि सर नहीं, ये रिकॉल नहीं कर पा रही, सो सॉरी। आप पढ़ना इस बारे में ना, हमने जब थ्योरी किया था आदित्य और राशि हमने सब समझा था, ठीक है? इस बात का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब हमको ईशानी जी आई गेस कैन गिव। ईशानी प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स, लेट्स सी। Hi sir. So Aditya, if I recall correctly, you said कि there are principles basically. तो ये जो हमारे संचित कर्मा के पोर्शंस होते हैं वो 12 हाउसेस में, मतलब 12 ज़ोडिएक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड राशि का मीनिंग अगर आप पूछेंगे तो दैट्स बेसिकली हीप और पाइल, दैट्स व्हाट यू हैड सेड, मतलब उसका मीनिंग आपने लिखा था। एंड ये 12 कर्मा जो होते हैं वो आदित्य डिसाइड करके उस 12 राशियों में मतलब प्लेस करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जिस राशि का कर्मा है, जैसे अगर पाइसिस का मान ले, तो उसमें आदित्य प्रिंसिपल विल डिसाइड कि कौन सा कर्मा रखा जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। सो दिस इज अ परफेक्ट आंसर। एंड मैं तो फिर आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने दोनों ही सवाल एकदम सही आंसर कर दिए। सो यस, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांट। दिस काइंड ऑफ परफेक्शन इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। थोड़ा सा और चीजें अगर आप पढ़ोगे ना तो यू विल बी able to dive deeper into the spiritual aspects of Jyotish that way. Okay, trying sir right now. Okay, so yes, मीत आप अपने आप को अनम्यूट कर लो एक बार। लेट्स आस्क यू, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। यस सर। ओके, सो मीत आप मुझे बताइए कि जो शुक्र है ना, शुक्र से कौन सा भाव देखें जहां से हमको ये पता लगेगा कि हम अपने स्पाउस से या फिर अपने जो पार्टनर है उनसे मिलेंगे उस एनवायरनमेंट में, वो कौन सा भाव रिप्रेजेंट करता है?
शुक्र से 7वां भाव। और ऐसा क्यों है? वो तो नहीं पता सर। ठीक है, ऐसा क्यों है वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है। तो दिस इज राइट, शुक्र से सप्तम भाव हमेशा आपको आपके जो पार्टनर जहां पे जैसे मिलेंगे उसके बारे में बताता है कि वो एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, विच इज रिलेटेड टू चंद्र। ओके, चंद्र के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो चंद्र को हम इमोशंस को डिनोट करवाते हैं ना, और इमोशंस के बहुत सारे फेजेस होते हैं, करेक्ट। सो व्हाट डू यू इंटरप्रेट कि चंद्र जो है वो कैसा ग्रह है इस बारे में, इमोशंस के मामले में, कि आपके जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इसको चंद्र कैसे रिप्रेजेंट करता है, और वो चंद्र क्या क्या सिग्निफाई करता है? बेसिकली सर चंद्र को हमारे मन के साथ भी जोड़ा गया है, और वो अपनी इमोशंस, भावनाएं, मतलब आप कैसा फील करते हैं जीवन में, सुख दुख, मतलब हैप्पीनेस, मतलब कैसे आप ऐसा फील कर सकते हो। अगर आपका मतलब चंद्रमा अच्छा होगा तो मतलब आप हर एक इमोशंस फील कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता किसी के जाने से आने से, मतलब बहुत फील ही नहीं होता। अगर कोई चला जाए तो मतलब वो चंद्रमा मतलब अच्छा नहीं होता, कुछ फील नहीं कर पाते वो लोग। अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो मतलब छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं, फिर रोने लगते हैं या फिर खुश भी हो जाते हैं, तो मतलब वो सारे इमोशंस फील कर सकते हैं, फील होता है उनको। मतलब उनका मतलब चंद्रमा अच्छा है, मतलब ऐसा। फाइन इनफ, फाइन इनफ, ठीक है। अब मुझे ना, दिस इज करेक्ट इन अ वे, आपको चंद्र जहां तक है वो समझ में आ गया है, ठीक है। अब वैजयंती जी, इफ यू आर अवेलेबल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स। वैजयंती जी अवेलेबल नहीं है क्या? वैजयंती जी, ओके, चलो कोई बात नहीं। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं किसको? ब्रिजेश, ब्रिजेश पटेल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स। यस सर। यस ब्रिजेश, कैसे हो? हम गुड, आप कैसे हो? आई एम डूइंग गुड। सो ब्रिजेश, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि चंद्र या शुक्र, इन दोनों में से अगर आपको किसी के साथ में ना कोई रिलेशन बनाना है, तो कौन सा ग्रह इसमें काम आता है, चंद्र या शुक्र? Okay, that's a bit tough one. But as per my understanding, uh, if it's like a bond or like a कोई टाइप का क्विक वन या ऐसा कुछ चंचलता वाला है, then moon is like the main one that plays a role for any kind of a relationship. ओके, एंड इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू इमोशंस या कुछ ऐसा तो? If it's a long term या फिर नहीं ऐसे रिचुअल्स के थ्रू या ऐसे देखा जाए तो मून एंड वीनस दोनों का पार्ट होता है, और उस जगह पे वीनस का पार्ट ज्यादा होता है, और वीनस के थ्रू कौन से नक्षत्र में मून है उसके हिसाब से भी वो होता है। देखो, मून तक तो आपका आंसर एकदम ठीक था, कि चलो ये तो हम मानते हैं कि बॉन्ड जो बनाना होता है वो चंद्र से ही बनता है। कोई भी रिलेशन जो है वो रिलेशन बिना इमोशंस के, बिना बॉन्ड के तो नहीं बन सकता ना। तो यहाँ पे ना Yes. शुक्र का रोल इतना ज्यादा नहीं आता है जितना चंद्र का आता है, क्योंकि आप किसी से भी रिलेशन बनाओगे तो यू हैव टू हैव टू थिंग्स। फर्स्ट इज द स्पीच पार्ट, सेकंड इज द इमोशंस पार्ट। By speech you convey your emotions. Without conveying your emotions, I don't think that you will be able to make a bond to anybody, right? So ये Yes, क्वेश्चन sir. मैंने इसलिए पूछा because it is a kind of a misconception कि relationships के लिए ना शुक्र बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप्स के लिए कोई भी तरीके के रिलेशनशिप हो गए, रोमांटिक से लेके या फिर कोई फ्रेंडली रिलेशंस, एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशंस, चंद्र, always remember Chandra has to be the initiator of relationships. Without Chandra मन नहीं मिलेगा तो क्या रिलेशनशिप बनेगी किसी से भी, राइट? उससे दूर ही भागेंगे ना हम। तो चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और कारण है जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया, पता नहीं पढ़ाया होगा आपका कभी।
वो ये है कि ये दो ग्रह है जिन्हें जल तत्व ग्रह डोमिनेंट है, ठीक है, विच इज शुक्र एंड चंद्र. Shukra and Chandra being Jala Tattva, what happens is Shukra is trying to become Chandra one day. Okay? Shukra wants to become Chandra one day and Buddha wants to become Surya one day. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शुक्र के अंदर जल तत्व है, लेकिन वो मातृत्व वाला जल तत्व नहीं कह सकते आप. मातृत्व जो होता है ना, वो सुप्रीम है, उससे बड़ा कोई इमोशन नहीं है, उससे बड़ा कोई फीलिंग नहीं है. तो मातृत्व जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉन्ड है, ठीक है. और शुक्र जो है वो डिजायर वाला बॉन्ड जो होता है कि हम अपने पार्टनर से कुछ डिजायर करते हैं, दैट इज व्हाई वी आर टुगेदर विद आवर पार्टनर. सो वो शुक्र उस तरीके का बॉन्ड है. जिस दिन शुक्र के पास में उस लेवल का बॉन्ड आ गया, द डे व्हेन यू ट्रीट योर पार्टनर लाइक योर मदर्स, राइट, जिस तरीके से वो बॉन्ड एक होता है ना सेल्फलेस लव वाला, विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज वेयर द शुक्र गेट्स उच्च. दैट इज वेयर द शुक्र ट्राइज टू बिकम वेरी क्लोज टू चंद्र, एंड वन डे इट डज. So that is why Shukra nahi, Chandra is very much important for forming any sort of bonds in life, any sort of relationships in life. Okay, so yes, that is pretty much it. I guess एक दो questions मैं और पूछूंगा आपसे, तो you have answered good. So yeah, that's kudos. अभी किससे सवाल पूछे, कौन है? ठीक है, चलो, we will ask Samira. Samira ji, please unmute yourselves. Samira ji is not here. ठीक है, कोई बात नहीं. तो राशियों से एक सवाल है, मिथुन राशि के बारे में कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स. ठीक है, साक्षी प्लीज टेल अस अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट मिथुन राशि. सर, मिथुन राशि सबसे पहले तो बुध के गवर्नेंस में आती है, मतलब बुध इसको रूल करता है. और मिथुन को जो है एक तरीके से यंग प्रिंस की तरह हम दिखते हैं, जो बहुत कुछ अभी करना चाहता है अपने लाइफ में, और उसका ध्यान जो है वो बहुत सारी चीजों में जाता है. एक तरीके से एक चंचल जो स्वभाव है वो रहता है मिथुन राशि वालों का, ये नोटिस किया है. और मिथुन राशि जो है वो कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा रूल करता है, बिकॉज एज आई सेड कि यंग प्रिंस की तरह हम देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारे लोगों से बातें करनी है, बहुत बहुत मतलब काइंड ऑफ वेरी क्यूरियोसिटी ओरिएंटेड है ये. एंड क्यूरियोसिटी की वजह से ही जो है इनको आदत ये होती है कि एक चीज पहले सीखेंगे एंड देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो उसकी वजह से इनके स्किल सेट्स जो हैं वो बहुत जल्दी, आई कैन से कि बहुत सारे स्किल्स पे ये काम कर सकते हैं एट द सेम टाइम एज वेल. ओके, ठीक है. तो जेमिनाई का थोड़ा बहुत आपने बताया, ठीक है, इट्स गुड. वन मोर थिंग विच इज जेमिनाई राशि, विच जेमिनाई राशि शोज, मैंने आपको ये बात बता रखी है क्लास में, आई गेस, बिकॉज इट इज 8th from 8th, that is why it also represents any sort of major transformations happening in your life. Okay, so that is what this is all about. So yeah, that's some way or the other it's a good answer, it's a correct answer. Now Samira, please unmute yourselves. आपका रह गया था ना, तो चलिए, let's ask you question. Samira जी, मुझे ये बताइए कि जो सिद्धांत पार्ट है ज्योतिष के अंदर, ठीक है, सिद्धांत पार्ट के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? व्हाट इज सिद्धांत? Am I audible? Yes, Samira ji, you're audible. Okay, perfect. So I'm not able to recollect this at all. ठीक है. और मुझे ये बताइए आप कि ज्योतिष जो है ना, उसके कितने टाइप्स हैं? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ज्योतिष के हम स्कूल्स ऑफ सॉर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेडिक्शन टूल्स, तो उनका नाम बताओ मुझे थोड़ा. जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं पराशरी ज्योतिष, तो इसके अलावा और कौन से ज्योतिष है? There is Jamini
और जैमिनी, that was one. Okay. एक तो पराशरी है. I know there are total 4. उसमें these were the first 2. There was another method which was more mathematical and it kind of adjusted for the right length of transits, but अभी नाम याद नहीं आ रहे मेरे को. पद्धति राइट. तो उसका नाम क्या है? आधा नाम मैंने आपको बता दिया. इट्स पद्धति. P for पद्धति. This is what we call as the KP ज्योतिष ना, KP astrology. KP is कृष्णमूर्ति पद्धति. तो जो कृष्णमूर्ति है उन्होंने क्या है कि ये पद्धति दी. It uses the Placidus house system जहाँ पे भाव जो है वो इक्वल साइज्ड नहीं होते हैं. ठीक है. तो चलो ठीक है. अभी मुझे आपने ये तो बता दिया है ना. ठीक है. अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो राम अवतार और कृष्ण अवतार, इन दोनों में से पूर्ण और संपूर्ण अवतार कौन से हैं? I think Krishna avatar is the Sampurna avatar. क्यों है ऐसा? अगर कृष्ण है तो I'm not sure. I'm not able to recollect this. Okay, fine enough. ठीक है. I guess Manmeet wants to answer this question. Yes, Manmeet, please answer this question. यस सर. सर कृष्ण अवतार ही विष्णु जी के वो अवतार हैं जिनके लिए हमें कोई एक अवतार एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है. वो एज अ फ्रेंड भी हैं, वो एज अ ब्रदर भी हैं, वो एज अ पिता भी हैं. हमें जिस भी अवतार में उनका जो भी मतलब वॉट एवर वी वॉन्ट टू take from that avatar, like as a friend we want to treat him, he's there as a friend. If we want to treat him as a father, वो वैसे ही रहते हैं. तो but Manmeet, there is a very technical answer to it. So what exactly you expecting? I mean, देखो ये अवतार जो है ना, इन अवतारों को हमने कुछ को पूर्ण अवतार बोला, कुछ को नहीं बोला. मतलब एक कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार बोला, तो उनमें कुछ तो ऐसा होगा ना कि उनको पूर्ण अवतार बोला गया. देयर इज अ वेरी टेक्निकल रीजन बिहाइंड इट. वो मैंने पढ़ाया भी है शायद. आई थिंक मैं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं क्या कहते हैं मिस कर दिया. मे बी बिकॉज लाइक इट्स टू वर्सेटाइल. उसको मून के साथ कनेक्ट करवाया था आपने तो. नो. Okay, maybe I need to revise the avatar part because I'm really skipping those things. ठीक है. उसको बहुत जरूरी है. मैं इसीलिए फोकस करता हूँ हमेशा. इतने जो बेसिक्स है ना, जिस दिन आपने अवतार समझ लिए ना, उस दिन आपने नवग्रह तो अपने आप ही समझ लिए. उस दिन आपने जो हमारी सभ्यता है उसका जो इवोल्यूशन है उसको भी बहुत हद तक समझ लिया. तो अवतार समझना तो बहुत जरूरी है. और सच बताओ ना तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना कि ग्रह जो है कौन से भाव में कैसे काम करता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे फ्री पे मिलेगी. बहुत सारे कोर्सेज, बहुत अच्छे लोग, मतलब दीज आर लाइक दोज एस्ट्रोलॉजर्स हु वी ऑल लुक अप टू राइट. तो उन लोगों ने दे रखी है. बट ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना अभी क्लासेस के अंदर, सब लोगों के लिए ही जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ना आपको, ये सब चीजें इसको आपको निकालने के अंदर ही आई गेस इट विल टेक यू 4 to 5 years. ठीक है. वो समझने में ही उसका जो डेप्थ है ना, जब आप ज्योतिष को इस लेवल पे पढ़ लोगे, इतना मतलब क्या है ना, जूझ जाओगे इससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब किस तरीके से कैसे काम कर रहा है. एंड एवरीथिंग इज सो रिलेटेड विद ईच अदर एंड ऑल दैट. तब आपको समझ में आएगा कि ये जो बेसिक्स हम आज पढ़ रहे हैं वो किस लेवल पे उस समय पे आपको ना ये चीज रेजोनेट होगी कि यही है बस जो भी है. इसके अलावा जो भी बातें होती है ना, ये सब कुछ बातें ठीक है, मतलब वो है, बट इट इज नॉट जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच वी रिक्वायर नॉट रिक्वायर. इट्स सब्जेक्टिव. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे अवतार बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे ज्योतिष के अंदर जो सिद्धांत है, जो हो रहा है, ये सब चीजें कहना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा किसी भी चीज का. आपको कनेक्ट नहीं कर पाओगे. आप सब लोगों के लिए, नॉट जस्ट यू ऑफ कोर्स. तो yeah, right. About the Krishna avatar, as much as I'm able to recall, आपने ऐसे ही बताया था कि Krishna avatar is the only avatar that has all the skills. उनकी supreme consciousness भी इतनी high थी कि वो किसी भी form में, whichever form it wants to come in and कि कोई भी अवतार जो जन्म लेते हैं, कोई भी अवतार आते हैं, उनमें ना कुछ ट्रेड्स होती है डिवाइन की. ठीक है. कृष्ण के अंदर ये सामने देखो स्लाइड जो चल रही है ना पूर्ण अवतार की, he was all of them and more. He expressed all the 16 कलास और डिवाइन ट्रेड्स. सारी ट्रेड्स थी इनके अंदर.
जो चंद्र दिखाता है। अब आप ना जब इसको थोड़ा सा रिसर्च करना, आप सब लोग ही रिसर्च करोगे इस बात पे कि पूर्ण अवतार क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे चंद्र से रिलेट होता है पूर्ण अवतार, कैसे चंद्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो ज्योतिष में चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र को कृष्ण से सिंबलाइज किया गया, और किसी ग्रह को तो नहीं किया गया कृष्ण से, वो पूर्ण अवतार भगवान ही बना दिया। अब आप सोचो, जो ईश्वर इस लेवल पे कॉन्शियसनेस को डिनोट करते हैं और उस को रिलेट किया है चंद्र से, तो जितना इस बारे में पढ़ते जाओगे उतना ही ज्यादा आप चंद्र को जानते जाओगे और उतना ही ज्यादा आप अपने मन को जानते जाओगे, राइट? सो different avatars had different kind of colors, right? So that is why we study all of this, okay? So All right, sir. Thank you. ये सब था, it is good. I mean, some of you guys are actually listening to the classes. Some of you are lagging behind a little bit, but I'm pretty sure आप लोग revise करोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा. It's very easy to do that, okay? So I guess Shravika, you have raised your hand. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं. श्रविका, please unmute yourselves. Yes, sir. Okay, so Shravika, tell me, जो भगवान नरसिम्हा है, उनका अवतार और मार्स का जो चौथा एस्पेक्ट है, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से? Can you give me a second to take call? I hope I'm able to give this answer because I have recently experienced and learned in depth. Just Okay. give me a second. Can you repeat the question? Yes. मार्स का, मंगल का चौथा एस्पेक्ट, फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ मंगल, हाउ इज इट रिलेटेड टू द एनर्जीज ऑफ नरसिम्हा अवतार? Firstly, I'll speak about the planet Mars. How does it work? Like basic qualities क्या है, which is I think so. और नरसिम्हा देव जो है अवतार विष्णु भगवान के, वो बहुत ही उग्र रूप उनको वो लेके पृथ्वी पे अवतार लिए थे, और ताकि वो अपने डिवोटी को प्रोटेक्ट कर सके, और कि हिरण्यकशिपु को जो वरदान मिला था कि लाइक कि इट वाज अ मैसेज कि जहाँ पे कोई नहीं होता वहां पे एक भगवान स्वयं अपने डिवोटी को, सच्चे डिवोटी को बचाने के लिए वो भी आ सकते हैं. इट वाज, आई कांट लाइक explain it properly. I hope I'm able to अभी मुझे आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि मंगल का चौथा एस्पेक्ट क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है? I think so 7th वाला devotional aspect होता है. I am not able to recall the 4th aspect. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. Protective and very. You somehow, I guess, answered the question, so I would give you like 6.5 out of 10 this time. Okay, it's a good score to have. So yes, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, आपको ना concepts बहुत clear हो जाएंगे. And of course, yeah, that's good. So yes, can you just clarify the 4th aspect also, because I am not able to recall it. हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे लगता है डॉक्टर आशीष is going to answer this for you. Ashish ji, please unmute yourselves and answer. Yeah, actually, hello everyone. Hello, sir. She was actually telling it in right, correct, you know. जहाँ पे कोई नहीं होता, भगवान खुद आके बचाते हैं. तो this was what Narsimha Avatar was. And इसीलिए मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट, it is a protective aspect. It is a तो उस हाउस जहाँ पे भी मार्स है बैठा हुआ है आपके नेटल चार्ट में, वहां से फोर्थ हाउस के बारे में जो भी चीजें होंगी उनसे ट्रबल्स से बचाने का काम मार्स करेगा. That's what the fourth aspect of Mars is.
It has definitely this fierce energy and जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो नलीफाई करने की कोशिश करेगा मार्स। ठीक है, और अगर हम मंगल से चौथे भाव में कुछ डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी लाइफ में कैसे पड़ सकता है, क्या होता है उस समय पे? छोटा मोटा भी डिस्टरबेंस अगर मंगल से चौथे भाव में आ गया तो फिर आपको उस नेटिव की लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर क्या होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट? देयर विल बी नेगेटिव चेंजेस दैट मतलब नेगेटिव चेंजेस ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, बट वो क्या चेंजेस होंगे ना, थोड़ा ये बताओ कि भाई मंगल से चौथे भाव को जैसे ही छेड़खानी करेंगे तो फिर मंगल क्या करेगा? आई गेस आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस वन। ओके, एनीवेज कोई बात नहीं, ठीक है, आपने फोर्थ एस्पेक्ट जो है वो काफी हद तक सही बताया। देखो मंगल का जो चौथा भाव का एस्पेक्ट होता है ना, चौथा एस्पेक्ट, उस भाव पे द नेटिव इज इमोशनली प्रीटी मच इन्वेस्टेड। ठीक है, वहां से थोड़ा भी अगर हम चेंज करेंगे ना, छोटा मोटा भी, तो होगा क्या कि वो इमोशनली सेंसिटिव हो जाएगा नेटिव बहुत ज्यादा। मान लो मंगल का एस्पेक्ट चौथा पड़ रहा है आपके दशम भाव पे, मंगल सप्तम भाव पे, तो करियर से रिलेटेड, कर्म से रिलेटेड अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है ना, तो सबसे पहले ना वो जो नेटिव है उसका ना इमोशंस पे अटैक होगा कि उसके इमोशंस जो है वो मैनेज नहीं कर पाएगा और उसको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं पे कि मुझे इस भाव को सही करना है, क्योंकि मंगल जो है ना नेचुरली इट रूल्स द फर्स्ट हाउस, करेक्ट, इट रूल्स योरसेल्फ। ठीक है, सो दैट इज व्हाई मंगल का जो चौथा एस्पेक्ट है वो जहां पे भी पड़ता है नेटिव को वो इमोशनली इन्वेस्टेड करता है, और जैसे ही जहां पे भी आप इमोशनली इन्वेस्टेड होंगे वहां पे छोटे मोटे चेंजेस भी आपके लिए मानसिक तौर पे थोड़ा स्ट्रेस और ये सब ला सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इसको रिवर्स इंजीनियर करके, रिवर्स में करके मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। ओके ओके, सो इसके बारे में कैन आई आस्क समथिंग कि इफ मार्स इज इन फोर्थ तो उसका फोर्थ एस्पेक्ट एट्थ पे आ रहा है? नहीं, सॉरी फिफ्थ, हाँ, इफ इट इज इन फिफ्थ, इफ इट इज इन फिफ्थ तो उसका फोर्थ एस्पेक्ट एट्थ पे आ रहा है। ठीक है, एंड वहां पे मून है अगर, तो इन एट्थ, तो हाउ विल इट लाइक उसका एस्पेक्ट कैसे, मतलब वहां आपने जैसे अभी कहा वैसे ही वो इमोशनली ये हो रहा है। हाँ। तो वो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जाके फिर वो क्या ट्रांसफॉर्म करके ही फिर मतलब कुछ चेंज लाके फिर इमोशनली ये करेगा। मैं बताता हूँ आपको क्या है ना, मंगल का एस्पेक्ट, चौथा एस्पेक्ट आपके अष्टम भाव पे आ रहा है। अष्टम के अंदर आते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, अष्टम के अंदर आपके इन लॉज आते हैं, अष्टम के अंदर आपके वो सीक्रेट्स आते हैं जो कि आप सोसाइटी से छुपाते हैं। ठीक है, सीक्रेट्स का मतलब ऐसा नहीं है कोई स्कैंडल्स वगैरह, बट सीक्रेट्स मतलब जो आप नॉर्मली लोगों को नहीं बताते अपनी लाइफ के पर्सनल एस्पेक्ट्स, राइट। अब होता क्या है कि जब भी इन सब चीजों की बात आएगी तो वहां पे क्या है कि आपको इमोशनली टर्बुलेंट फील होगा एंड यू विल बी क्विकली ट्राइंग टू फिक्स इट, इस तरीके से ना बार बार इंपल्सिव थॉट्स आते रहेंगे। अब अगर इन एस्पेक्ट्स के अंदर कोई चीजों में आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसको जितनी जल्दी फिक्स करोगे उतनी ही जल्दी ये जो इमोशनल इन्वेस्टेड वाली बात आती है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है लाइफ में, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अष्टम भाव इज अनअर्न्ड इनकम। सो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई या कोई ऐसी पुरानी जमीन आपके पास पड़ी हो, इनसे रिलेटेड विवाद डिस्प्यूट्स हो, तो उनके अंदर अगर आप उनको जितनी जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी आपको ना शांति मिलेगी। ओके 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 ओके, यस, ग्रेट, थैंक यू। ओके, फाइन इनफ। तो अभी तो वी विल एंड द सेशन। ओके, द शनि क्वेश्चंस वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन विद राहु एंड केतु ऑल टुगेदर, क्योंकि राहु केतु शनि से जुड़े हुए हैं तो इसलिए इन तीनों के क्वेश्चंस हम एक साथ ही लेंगे। कल हम पढ़ेंगे राहु एंड केतु, थोड़े टेक्निकल डिटेल्स, थोड़ी बहुत और चीजें। ईशानी जी, यू वांट टू से समथिंग? No, sir, I had a question, but like you said, you will take up the questions tomorrow. ठीक है, So I'll ask tomorrow. ओके, कल हम क्वेश्चंस लेंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। वीडियोस वगैरह जो है वो अपलोड हो गई हैं, मैंने यूट्यूब पे ही उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो ड्राइव वाले जो इश्यूज आ रहे थे लोगों को वो अब शायद नहीं आएंगे। वन मोर थिंग आई वांटेड टू लेट यू नो इज द सॉफ्टवेयर व्हिच वी वर अबाउट टू लॉन्च is almost ready.
So I want you guys to try it first. You as students of Tattva, I think you would be the best to give us a feedback and all that. So by a day or two, I will share the software with you guys. आप लोग वहाँ पे log in कर सकते हो, and you would be able to chat with our AI bot. Okay. So yes, that's pretty much it. I will update you further with everything else. A little bit occupied I am since the last few weeks because of the festivities and of course this software thing as well. मुझे खुद को ही बहुत delays हो रहे हैं. So I apologize for each and every delay which I am causing by uploading the lectures and all that stuff. So sorry for that. And that's pretty much it. Yes, Sakshi, I will share. जैसे ही मुझे समय मिलता है ना, थोड़ा सा समय मुझे और चाहिए रहेगा दिवाली तक. रही बात दिवाली की, जो दिवाली वाला वीकेंड रहेगा अपना, उसमें हमारी क्लासेस नहीं रहेंगी. आई वांट यू टू एंजॉय द फेस्टिवल एंड दैट्स प्रीटी मच इट. वील मीट टुमारो. हरे कृष्णा. हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड. बाय बाय. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Thank you, sir. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you so much. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna. Thank you, sir.